जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम स्वस्थ और रोगों की ही बात करेंगे कि कौन से सूक्ष्म जीवों के द्वारा कौन सा रोग होता है और वो हमें किस तरह से प्रभावित करते हैं। इन सब के बारे में हमको बारी बारी से बताएंगे। जैसा कि आपको सूक्ष्म जीवों के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ, जैसे विषाणु है, जीवाणु है, कवक है, फंजाई है ना। तो इनके द्वारा क्या होता है कि कई प्रकार के रोग भी उत्पन्न करते हैं, लेकिन कई प्रकार के ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमारे लिए क्या होते हैं, लाभदायक होते हैं। कहीं न कहीं हमारे खाद्य पदार्थों में या पेय पदार्थों में उसको बनाने में सहायता करते हैं। तो आज हम उन्हीं जीवों के बारे में पढ़ेंगे जो खासकर हमें नुकसान पहुंचाते हैं, वो चाहे जीवाणु हो या चाहे विषाणु हो या कवक हो। तो आज हम शुरुआत करेंगे विषाणुओं के बारे में। तो यहाँ जैसे देख पा रहे हैं प्रमुख रोग मैंने पहले ही लिख रखा है। तो देखिए विषाणुओं के द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग। तब यहाँ समस्या आती है कि आप विषाणु के बारे में कितना जानते हैं। तो अगर बेटा हम विषाणु को देखें, यहाँ अगर हम लिख दें विषाणु, अगर हम विषाणु लिखते हैं तो अगर इसको तोड़ दें तो एक मिल जाता है विष प्लस अणु, जिसका बराबर मतलब हो जाता है विषैले कण। विषैले कण। अब क्या है ना बेटा कि ये हमारे लिए किसी भी प्रकार से लाभदायक नहीं है, अर्थात अगर ये हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं तो भयंकर से भयंकर रोग उत्पन्न करते हैं। अगर सही समय पर इलाज ना हो तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो यह विषाणु का मतलब है विष और अणु, जिसका मतलब होता है विषैले कण। विषाणु की खोज, विषाणु की खोज इवानोवस्की ने किया। इवानोवस्की ने किया 1892 में, 1892 में किया। और सबसे पहले कहाँ किया था? तंबाकू के मोज़ेक रोग में। बाद में जो है कि कुछ वैज्ञानिकों ने इसे तरल संक्रामक क्या कहा, जैसे कि MW नीरक हो गए। उसके अलावा एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया कि विषाणुओं को रवों के रूप में परिवर्तित किया, कणों के रूप में परिवर्तित किया। उन वैज्ञानिक का नाम था MW स्टैनले। विषाणुओं की जो खासियत है कि उनकी जो बॉडी होती है खासकर वो न्यूक्लिक अम्ल से मिलकर बना होता है। या किसी भी वायरस में, किसी भी विषाणु में या तो DNA होगा या तो RNA होगा। जो DNA या RNA जो आनुवंशिक पदार्थ होगा वही रोग का कारक होगा। जब भी कोई जीव किसी भी जीव को प्रभावित होता है तो या किसी भी जीव को प्रभावित किया जाता है बेटा, तो उसमें क्या होता है कि विषाणु को जो जेनेटिक मटेरियल है वो बॉडी के अंदर करते हैं। जो विषाणुओं का जो है कि बाहरी वाला जो भाग होता है उसे हम कैप्सिड कहते हैं, जो कि प्रोटीन से बना होता है, और उसी कैप्सिड के समूह को हम बोलते हैं कैप्सोमियर। तो अगर हम विषाणुओं को अलग अलग कैटेगरी में बांटें तो इन्हें हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला है वायराइड्स, प्रियॉन्स, उसके अलावा है जीवाणुभोजी जिसे हम बैक्टीरियोफेज के नाम से जानते हैं। वायराइड्स की बात करें तो वायराइड्स की खोज 1971 में T.O. डाइनर नामक वैज्ञानिक ने किया। ये वायरस से अति सूक्ष्म होता है और इसमें RNA का जो अणुभार होता है वो कम होता है। यह जो है कि टोमेटो और पोटैटो स्पिंडल रोग उत्पन्न करता है। आलू में जैसे अंगमारी रोग हो गया, ठीक है, तो ऐसे रोगों को ये उत्पन्न करता है। बात करते हैं प्रियॉन्स की। तो प्रियॉन्स क्या करता है कि हमारे शरीर में, ठीक है, हमारे जो नर्वस सिस्टम है उसको डैमेज करता है। जैसे जंतुओं में होने वाला मैड काउ और मनुष्यों में होने वाला जैकब रोग। अर्थात जो प्रियॉन्स से जो रोग उत्पन्न होते हैं वो खासकर होते हैं न्यूरोलॉजिकल बीमारियां। न्यूरोलॉजिकल मतलब दिमाग से संबंधित हो सकता है, स्पाइनल कॉर्ड से संबंधित हो सकता है। ये प्रियॉन्स की वजह से होता है। तो प्रियॉन्स की खोज प्रूसिनर नामक वैज्ञानिक ने किया। अब बात करते हैं जीवाणुभोजी।
तो जीवाणु जो भोजी है एक प्रकार का डीएनए टाइप का जो है कि वायरस है, और इसमें ही सबसे पहले पता लगाया गया था कि डीएनए ही अनुवांशिक पदार्थ है, हार्शेचेस व मार्था। जो जीवाणु भोजी होता है वो क्या करता है कि एक प्रकार का परजीवी विषाणु है, जो क्या करता है कि बैक्टीरिया के ऊपर रहकर, ठीक है, उनसे अपना भोजन प्राप्त करता है। यही कारण है कि बैक्टीरियोफेज के कारण ही गंगा जल नहीं सड़ता है। गंगा में जल में जैसे ही कोई बैक्टीरिया उत्पन्न होता है तो ये बैक्टीरियोफेज क्या करता है कि उसको खा जाता है। तो इस तरह से गंगा जल अधिक दिनों तक सुरक्षित रहता है और जल्दी खराब नहीं होता है। इसके कारण जीवाणु भोजी के कारण। जीवाणु भोजी की खोज ट्वार्ट नामक वैज्ञानिक ने किया। किसने किया? ट्वार्ट नामक वैज्ञानिक ने किया। तो इस तरह से जो गंगा जल है वो इसलिए नहीं दूषित जल्दी होता है, इसलिए जल्दी खराब नहीं होता है क्योंकि उसमें जीवाणु भोजी नामक वायरस रहता है जो जीवाणुओं का भक्षण करता है। इसके अलावा और भी कहा जाता है कि जो गंगा है वो हिमालय से निकलती है, जिसमें कई प्रकार की जड़ी बूटियाँ होती हैं, जिसके कारण उसमें जो है कि वो जल खराब होने के कोई भी चांसेस नहीं होते हैं। लेकिन एक समस्या ये है कि बढ़ता हुआ पॉल्यूशन, बढ़ती हुई गंदगी, बढ़ती हुई आबादी जो क्या कर रहा है कि नदियों को धीरे धीरे दूषित कर रहा है। हो सकता है कि आने वाले समय में नदियों का अस्तित्व ही ना रहे अगर इसी तरह से प्रदूषण बढ़ता गया तो। केवल सरकारी योजनाएं बनाने से काम नहीं होगा जब तक कि उस पर कोई कार्य ना किया जाए। तो नदियों को बचाने के लिए आपको पेड़ पौधों को लगाना होगा। फैक्ट्री के द्वारा निकला हुआ पानी को ट्रीटमेंट करके तब जाके नदियों में छोड़ना होगा, और नदी में स्नान करते समय साबुन, कपड़े इत्यादि चीज़ों को त्यागना होगा। और इसमें नहाना ही क्यों, आप देख लीजिए, कहते हैं ना गंगा दर्शन ही गंगा स्नान है। तो हम बात कर रहे थे विषाणु की, जीवाणु भोजी की। तो केवल बच्चे इतना याद रखना है कि जीवाणु भोजी के कारण ही क्या होता है, कोई भी जीवाणु भोजी के कारण कोई भी जो जीवाणु होता है वो गंगा जल में उत्पन्न नहीं होता है। आइए समझते हैं कि विषाणुओं के द्वारा होने वाले प्रमुख रोग, भयंकर से भयंकर रोग होते हैं। और शुरू में जब विषाणु से कोई भी रोग आता है, तो विषाणुओं द्वारा कोई भी रोग आता है तो बड़ी खतरनाक स्थिति होती है। या कोई भी रोग हो, अगर वो शुरू में आता है तो इसकी स्थिति बड़ी खराब होती है। क्यों? क्योंकि उसके बारे में तो जानकारी है नहीं, बॉडी को भी उसकी जानकारी नहीं होती कि उस वायरस से, उस बैक्टीरिया से कैसे लड़ना है। तो पहली बार तो प्रभावित होता है, लेकिन जब दूसरी बार होता है तो हमारी बॉडी जो है इम्यून पावर तैयार कर लेती है उसके विपरीत में। तो आइए समझते हैं विषाणुओं से उत्पन्न होने वाले रोगों के बारे में। पहला है चेचक, जिसे छोटी माता या बड़ी माता के नाम से भी जानते हैं, माता भवानी, इस नाम से इसको जाना जाता है। जब ये रोग आया ना बच्चों, तब ये बड़ी खतरनाक स्थिति थी और एक महामारी के रूप में फैलते गया। अब इसका कोई इलाज तो था नहीं, लोगों ने इसे जो है माता भवानी या फिर धार्मिक तौर पर देखकर कहा कि इसके कारण से, लेकिन इसकी खासियत ये थी कि यह रोग जो है अल्प समय तक रहता है और समाप्त हो जाता है। इसमें चेहरे पर, शरीर पर क्या होते हैं कि दाना निकल जाता है ना, छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, ठीक है, जो थोड़ा से दर्द उत्पन्न करते हैं और उसके साथ साथ बुखार होता है। चेचक, आइए समझते हैं। अप्रैल 1977 में भारत को चेचक मुक्त घोषित कर दिया गया, क्योंकि जब शुरू में ये भारत में फैला तो बहुत तेज़ी से फैला था। अब तो हालांकि कुछ कंट्रोल में है, लोग इसके प्रति सजग भी हैं, सरकारें भी समय समय पर इसको क्या करती हैं कि सजग करती रहती हैं चेचक के प्रति। बात समझ में आ रही है? आइए आगे देखते हैं। तो 1977 में, अप्रैल 1977 में भारत को चेचक मुक्त घोषित कर दिया गया बच्चे। यह रोग रोगी की त्वचा, थूक, स्पिट, वायु
वह वस्त्रों के द्वारा या वस्त्रों के माध्यम से संचारित होता है। यदि कोई व्यक्ति जो है कि चेचक से प्रभावित होता है तो उसके द्वारा निकलने वाले जो लार है या फिर जैसे कि उसको छींक आ गई तो उसके द्वारा जो स्पाइल जो एरोसेल्स निकल रहे हैं वो क्या करते हैं, वायु में मिल जाते हैं, जिसकी सहायता से दूसरे व्यक्ति में पहुंच जाते हैं। तो ऐसे रोग को तो हम संपर्की रोग भी कह सकते हैं ना। तो यहाँ पर थूक और रोगी की त्वचा की स्पर्श से या फिर वायु या वस्त्रों के माध्यम से संचारित हो सकते हैं, तो इनसे बचना चाहिए। जब मान लो किसी को अगर चेचक हुआ है तो उनसे बचाव करिए, मतलब उनसे हे दृष्टि से नहीं पेश आना है, मतलब उनको जो है कि ये एहसास ना हो कि उन्हें रोग हुआ है, बल्कि उन्हें जो है कि सुरक्षा की दृष्टि से, ठीक है, देखना चाहिए और उनके लिए एक सेपरेट व्यवस्था कर देना चाहिए। यह रोग वेरिओला, अगर बेटा आपसे ये भी पूछा जाता है कि सबसे जो बड़ा वायरस है वो क्या है, वेरिओला वायरस है। तो जो वेरिओला वायरस है वो सबसे बड़ा वायरस है और किस फैमिली का है, आर्थ्रोपॉक्स वायरस फैमिली। यह रोग वेरिओला विषाणु के कारण उत्पन्न होता है। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक ने किया। किसने किया, एडवर्ड जेनर। बड़ा महान काम किया उन्होंने। ऐसे वैज्ञानिकों का योगदान समय समय पर देश में तो रहता ही है। और जैसा कि आज जानते हैं कि विज्ञान दिवस है, जैसे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 28 फरवरी 1928 को पहला खोज भारत में सर सीवी रमन के द्वारा किया गया, जिसे हम रमन प्रभाव के नाम से भी जानते हैं। 28 फरवरी 1987 में सबसे पहले भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर को मनाया जाता है, लेकिन भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस को जो है कि 28 फरवरी को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, बड़े धूमधाम बड़े उल्लास के साथ। इसमें विज्ञान के उपयोग, अनुपयोग एवं जिज्ञासाओं के बारे में बताया जाता है। अगर किसी देश की तरक्की संभव है तो वो विज्ञान के द्वारा है। अगर विज्ञान के द्वारा कहीं हमें लाभ है तो कहीं हानि भी होती है, जो खासकर पर्यावरण को हानि पहुंचाती है ना। और विज्ञान दिवस इस उद्देश्य में मनाया जाता है कि अगर मान लीजिए किसी भी बच्चे से अगर ये पूछा जाता है तुम्हें बड़े होकर क्या बनना है, तो वो उसका जवाब होता है कि हमें डॉक्टर बनना है, हमें इंजीनियर बनना है, हमें जो है कि आईएएस बनना है, हमें ये बनना है, हमें वो बनना है, जो भी वो अपना बताते हैं। लेकिन कोई ये नहीं कहता है कि हमें वैज्ञानिक बनना है। बड़ा मुश्किल होता है कि जब किसी बच्चे से पूछा जाता है तो क्या कहा जाता है, उनसे बच्चों से पूछा जाता है कि भैया आप बताओ कि भारत देश के कम से कम 10 भारतीय वैज्ञानिकों का नाम बता दो। तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसे बताना कि हमारे देश के 10 भारतीय वैज्ञानिक नाम बता दो। लेकिन अगर किसी बच्चे से ये पूछा जाए कि आप 10 फिल्मी स्टारों का नाम बता दीजिए, किसी नेताओं का नाम बता दीजिए, तो वो बड़े आसानी से बता देते हैं। तो ये जितने भी विद्यालय या जितने भी स्कूल हैं उनकी जिम्मेदारी होता है कि वो भारतीय वैज्ञानिक और भारतीय संस्कृति से विद्यार्थियों को, ठीक है, अवगत कराएं। भारत देश में भी कई महान महान वैज्ञानिक हुए हैं, चाहे वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रहे हों, डॉक्टर सलीम अली हैं, ओपी अयंगर हैं, प्रोफेसर बीरबल सैनी हैं, कल्पना चावला, राकेश शर्मा, आर्यभट्ट, चरक, सुश्रुत, टी.आर. ससाद्री, जगदीश चंद्र बोस, एम.एस. स्वामीनाथन और ऐसे कई वैज्ञानिक हैं भारत में जिन्होंने भारत देश के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया है। विज्ञान के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार 1930 में रमन प्रभाव के लिए सर सीवी रमन को दिया गया। सीवी रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन उनका नाम पूरा था। 200 रुपए का यंत्र जिसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम की सहायता से उन्होंने रमन प्रभाव की खोज की शुरुआत किया। तो आइए शुरुआत करते हैं यहाँ से जहाँ तक आप लोग बताया था। तो यह रोग वेरिओला आर्थ्रोपॉक्स वायरस फैमिली के कारण उत्पन्न होता है। तो बच्चों यहाँ पे याद रखना कि जो चेचक रोग होता है वो वेरिओला वायरस के कारण होता है।
और सबसे बड़ा जो वायरस होता है, वो सबसे बड़ा जो वायरस होता है वो वेरियोला होता है। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने किया। किसने किया? एडवर्ड जेनर ने किया। और इन्होंने जो है कि एक भी कहा जाता है कि इन्होंने जो है कि गाय के जो लिक्विड होता है उसके द्वारा जो है कि चेचक को जो है चेचक के वायरस को पृथक किया और इसका एक सफल टीका का निर्माण किया। ऐसे वैज्ञानिकों को, ऐसे देश के तरक्की में योगदान देने वाले वैज्ञानिकों को सत सत नमन। जय हिंद। आइए अब आगे चलते हैं बेटा। तो बचना किससे है? कि साफ सफाई रखना है, सबसे बड़ी बात है। भोजन को हमेशा ढक के रखें, पानी को हमेशा ढक के रखें और आसपास साफ सफाई रखें इन रोगों से बचने के लिए। आइए आगे समझते हैं। अगला है कंठमाला। कंठमाला, यहाँ माला का मतलब नहीं है, ठीक है, कोई माला पहन लिए, नहीं, यहाँ किसी रोग की बात कर रहे हैं ना। तो कंठमाला रोग, जिसे हम मम्पस के नाम से भी जानते हैं या इसे हम गलसुआ के नाम से जानते हैं। जब हम दूषित भोजन, दूषित जल का हम इस्तेमाल करते हैं तो उसके कारण जो है कि ये वायरस हमारे बॉडी के अंदर इंटर कर जाता है और गलसुआ कंठमाला जैसे रोग उत्पन्न करता है। गलसुआ मनुष्य में उपस्थित जो कर्णमूल ग्रंथि होती है, जिसे हम लार ग्रंथि कहते हैं। कर्णमूल मतलब कि कान की जो ये नीचे ग्रंथि होती है वो प्रभावित होती है और उसमें सूजन आ जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि ये यहाँ पर ये सूज जाता है, पूरा स्वेलिंग आ जाता है इसमें। आइए समझते हैं। तो यह रोग मम्प्स वायरस के कारण होता है। किसके कारण? मम्प्स वायरस के कारण होता है। इस रोग में कर्णमूल ग्रंथि, पैरोटिड ग्लैंड प्रभावित होती है। इसे गलसुआ के नाम से भी जाना जाता है। इस रोग से बचाव क्या है कि दूषित पानी से बचें, आसपास साफ सफाई रखें, जो भी चीज़ें आप ग्रहण कर रहे हैं, जो भी चीज़ें आप खा रहे हैं तो उसे हमेशा धुल कर ही खाएं। तो ये तो रहा आपका मम्पस, जो कि मम्प्स वायरस के कारण होता है, जिसे हम गलसुआ के नाम से भी जानते हैं। रोगों की स्थिति तब खतरनाक हो जाती है जब हम उसे इग्नोर करते हैं। शुरू में अगर हम उसका ट्रीटमेंट करवा लें, उपचार करा लें, तो हो सकता है कि उन रोगों से बचा जा सके। परंतु होता क्या है कि हम उसको धीरे धीरे डिले कर देते हैं और वही रोग क्या हो जाता है कि बाद में एक जो है कि बड़ी समस्या बनकर बाहर आता है। और इससे एक चीज़ और सीख सकते हो ना कि जीवन में जब हम छोटी छोटी समस्याओं को क्या करते हैं कि छोड़ते चले जाते हैं, अब बाद में क्या होता है कि वो हमारे सामने बड़ी समस्या आ जाती है, फिर हम समझते हैं कि ये भाई हमारे पास ये समस्या कहाँ से आ गई, है ना। तो आगे समझते हैं। अगला है नंबर 3 है बेटा पोलियो रोग। नाम तो सुना ही होगा, बहुत ही चिर परिचित नाम है। एक खतरनाक रोग है जो मनुष्य के अंग को ही क्या करता है, डैमेज कर देता है। बड़ी खतरनाक स्थिति होती है पोलियो। यह रोग, पहला पॉइंट, इस रोग में तंत्रिका ऊतकों के नष्ट होने के कारण पेशियों तक संदेश पहुंचना बंद हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हो जाता है, पक्षाघात हो जाता है, जिसे हम पैरालिसिस के नाम से जानते हैं। तो इस रोग में तंत्रिका ऊतक का मतलब होता है कि वे ऊतक जो क्या करते हैं, हमारी सूचनाओं को हमारे ब्रेन तक ले जाने का काम करते हैं। तो जब हमारे मांसपेशी से हमारी ये शरीर है ना बेटा, तो ये लेफ्ट ना, ये मान लो ये लेफ्ट हो गया और ये राइट हो गया, तो क्या करता है कि ये क्या करते हैं कि एक दूसरे को बैलेंस करते हैं बॉडी। तो क्या होता है कि जब सूचनाएं हमारे मांसपेशियों तक नहीं पहुंच पाती है, तो जिसके कारण क्या होता है, पैरालिसिस, मतलब कि आपका शरीर का एक भाग जो होता है वो पैरालिसिस, पक्षाघात हो जाता है, मतलब निष्क्रिय हो जाता है, वो कार्य करना, क्रियाशील मतलब कार्य करना बंद कर देता है। कभी कभी पैर में हो जाता है, कभी कभी हाथ में हो जाता है, कभी कभी आधे शरीर में हो जाता है, कभी कभी यहाँ हो जाता है। यह रोग खासकर ऐसे होता है कि जैसे भोजन है तो खुला रखा है, पानी है खुला रखा है, या फिर जैसे